जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 19 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले साथियों आपका इस बुक से टोटल 18 सेट का डिस्कशन हो चुका है। और देखिए साथियों, जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं, अगर आप बिहार पुलिस के लिए कोई अच्छा बुक लेने की सोच रहे हैं तो ये आप लोग एक करंट पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का बुक ले सकते हैं। इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट इस बुक में है। 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित इस बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही लाभ इससे मिलेगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में संविधान के भाग 4 में बताया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में क्या है, तो डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 44 में क्या है, तो इसमें आपका समान नागरिक संहिता है आर्टिकल 44 में। तो ये जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है आयरिश के संविधान से। अच्छा, ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है, तो नागरिकता। ठीक है, संविधान में नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे आते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। साथियों, हमने आज ही बूस्टर जीके का जो सेट नंबर 45 है उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, उस राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है। यहाँ पर राज्य का मतलब है देश। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। चलिए बताइए, सेक्टरों को पब्लिक और निजी, निजी का मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर और यहाँ पर है आपका प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिक के आधार पर इसको बांटा गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन सा एक विषय इनमें नहीं आता है? तो देखिए, ये सब क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में। जिनका पॉलिटी क्लास छूटा हुआ है, आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारा क्लास आपको मिल जाएगा। और जितने भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो भी आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, किस किस क्षेत्र से करता है, तो ये हम आपको बता चुके हैं किस किस क्षेत्र से। तो साहित्य के क्षेत्र से करता है, कला के क्षेत्र से करता है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र से करता है, और समाज सेवा के क्षेत्र से करता है। समाज सेवा, इसमें अर्थशास्त्र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है।
तो साथियों बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिच। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रॉल्फ फिच। ठीक है, और रॉल्फ फिच ने पटना नगर का विस्तार से वर्णन भी किया है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो इस बार 2024 में जो पूछा गया था बिहार का राजकीय पशु, ठीक है, तो याद रखिएगा राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। आप लोग कमेंट करके बताइए राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ये रिपीट हो गया है, गोरैया। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो अभी हमने आपको बताया बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, और इसने पटना नगर का विस्तार से वर्णन किया है, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 5 में बताया रॉल्फ फिच, इसने पटना नगर का विस्तार से वर्णन किया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए रॉल्फ फिच। और ये किसके समय में भारत आया था? अकबर। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं कौन है? चलिए, और साथियों जैसे क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा, कल वाला भी आज ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेट नंबर 18 और सेट नंबर 19 दोनों का मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह। इनका कार्यकाल था इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968, यानी 28 जनवरी 1968 में बने थे और 1 फरवरी 1968 तक रहे थे। ठीक है, 28 जनवरी यानी 29, 30, 31 और 1, लगभग 3 से 4 दिनों के लिए। और सबसे लंबा पूछे तो आप सभी जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं, बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जो कि 1946 से 1961 तक रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मीना किससे संबंधित है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से मीना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका है मीना। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये बनाया गया चिनाब नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। तो SLR का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा SLR का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। बताइए किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो अभी तो झंडा में चरखा नहीं है, लेकिन पहले क्या था? बीच में चरखा। तो ये जो रखा गया था इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1931। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है?
तो मधुबनी पूछे तो ये तो आपका बिहार का हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, लेकिन पट्टचित्र चित्रकला शैली पूछे तो ओडिशा का, ठीक है, किसका, ओडिशा का लोकप्रिय कला रूप है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार 1900 कब बताइए, 1954 में शुरू किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, 1954। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और हीराकुंड बांध की बात करें तो सबसे लंबा बांध है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध है, लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? आप लोग बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, शिल्पाधिकारम। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है 1835 में पारित किया गया था, ठीक है, और ये लागू हुआ था 1859 में, पारित हुआ था 35 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? बताइए, आसान क्वेश्चन है। कितने मूल अधिकार है और कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक अधिकार पहले था 7, लेकिन अभी कितना है? तो 6, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य 11, यानी कि 6 और 11 देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रसिया से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? यानी कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जिससे बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन की गति का प्रथम जो नियम है, इससे बल की परिभाषा मिलती है, और दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है F बराबर ma, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? चलिए बताइए। तो दूध से दूध का पाउडर बनना भौतिक परिवर्तन है, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है, चाय में चीनी घोलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि एलपीजी का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। दूध से दही बनना वो भी रासायनिक परिवर्तन है। उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताइए। तो F बराबर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। हमको निकालना है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2F, यानी फोकस दूरी का दोगुना। तो 50 अगर फोकस लंबाई है तो त्रिज्या कितना होगा? 100 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? तो साथियों हम सभी जानते हैं 3 प्राथमिक रंग है। कौन कौन है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा नीला। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल हरा नीला सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कण की गति अपरिवर्तित रहती है। चुंबकीय बल आवेशित कण की गति की दिशा के अगर लंबवत कार्य करता है तो कण की गति
क्या होगा, नियत रहती है। नियत का मतलब वो बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को संवहन यानी कि कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, संवहन बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। कई बार बता चुके हैं, कैडमियम के प्रदूषण से इटाई इटाई रोग होता है और पारा के प्रदूषण से मिनीमाता। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? तो इसका सही जवाब है डेक्सट्रांस। ठीक है, डेक्सट्रांस जीवाणु दांतों पर पनपते हैं और उन पर धब्बे बनाते हैं और ये हानिकारक जीवाणु होते हैं। बाकी इंसुलिन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। तो अग्नाशय के ये बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और अगर ये कम निकलता है तो इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, और अगर अधिक निकलता है तो इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सबसे पहले कोशिका भित्ति की बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, और ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये केवल पादप कोशिका में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। और कवक की कोशिका भित्ति पूछे तो काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पूछे तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये सब नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। तो यहाँ पर जीवाणु का पूछा गया है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड जो है सेलुलोज एवं काइटिन इसमें मिलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कर सकते हैं, सेलुलोज एवं काइटिन। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, क्यों? देखिए, सेलुलोज की बात करें तो ये एक पॉलीसेकेराइड होता है जो ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, और शाकाहारी जंतुओं में इसकी पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि इसकी आहार नाल लंबी होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कर सकते हैं, शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल लंबी होती है, इसलिए ठीक है सेलुलोज के पाचन की क्षमता होती है शाकाहारी जंतुओं में। इंसुलिन बताइए क्या है? शाकाहारी जंतु जैसे आपका बकरी हो गया, बकरी अगर घास को खाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान वही घास को खाएगा तो वो पचा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान की जो आहार नाल है वो लंबी नहीं होती है शाकाहारी जंतुओं की तुलना में। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल लंबी होती है, इसलिए सेलुलोज के पाचन की क्षमता उसमें होती है। तो इंसुलिन के बारे में अभी बता चुके हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, और रुधिर शर्करा को ये घटाने का काम करता है। किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? चलिए, अब 4-5 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से कवर करेंगे, बताइए। तो संधि विच्छेद जो सही दिया हुआ है आपका यहाँ पर दिया है अनविक्षा, अनु जोड़ इच्छा बराबर होता है अनविक्षा, ये सही दिया है। ठीक है, तो सी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेईमान, तीखा, चिकना। ठीक है, ये गुणवाचक सब विशेषण हो जाएगा तीनों, बेईमान, तीखा, चिकना। जबकि पुष्प जो है ये विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा है। पियासा का तत्सम क्या होगा? तो इसका जगह पिपासा, संस्कृत का रूप है इसलिए तत्सम है पिपासा, और हम लोग बोलते हैं प्यासा हिंदी में, तो ये आपका क्या है, तद्भव है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अनुसरण देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध रूप में लिखा गया है। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो मानव का अगर सही विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा दानव, मानव का दानव, ठीक है। चलिए, और दानव का पर्यायवाची दैत्य, राक्षस, ये सभी पर्यायवाची है। आगे देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। कम ऑन, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। इसका हिंदी हो जाएगा, चलो मेरी बात का बुरा मत मानो। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसको बोलते हैं वनीकरण। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? वनीकरण बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो कश्मीर, तक्षशिला, कन्नौज ये सभी था, जबकि मद्रास नहीं था। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो ये है ट्राफलगर की लड़ाई, इसमें नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार होती है, ठीक है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? आखिरी क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं जनसांख्यिकी, ठीक है, जनसांख्यिकी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और साथियों, जिनको भी नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9631887058। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स चाहिए, 1 लाइनर जीके चाहिए, क्लास का नोट्स चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इस पर मैसेज करके सभी के बारे में जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।